बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स CSS 2021 का पेपर डिस्कस करेंगे। इस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 1 ऑब्जेक्टिव होता है 20 मार्क्स का, और उसके बाद जो सब्जेक्टिव के बाकी क्वेश्चंस हैं ये क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है इसमें, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल implications of the US withdrawal from the Open Skies Treaty and how is it impacting the arms control arrangements between the great powers? ओपन स्काईज ट्रीटी वो ट्रीटी है जिससे यूएस ने ऐलान कर दिया था मई 2020 में कि हम विड्रॉ कर लेंगे, और ऑफिशियली वो 22 नवंबर 2020 को इस ट्रीटी से, ओपन स्काईज ट्रीटी से दस्तबरदार हो गया था, और रूस बेलारस इस ट्रीटी से दिसंबर 2021 में दस्तबरदार बाज़ाब्ता तौर पर हो जाएगा, और उस वक्त इस माहिदे में 31 रियासती फरीक बाकी रहेंगे। मार्च सन 1992 को ये माहिदा दस्तखत किया गया था, जिसको ओपन स्काईज ट्रीटी कहते हैं। इस माहिदे को जितनी रियासतों ने दस्तखत किया था उनमें से हर फरीक को ये इजाज़त है कि वो शॉर्ट नोटिस पर अनआर्म्ड जासूसी परवाज़ें कर सकेंगे इस माहिदे में मौजूद बाकी फरीकों की टेरिटरीज़ पर, अगर उन्हें मिलिट्री फोर्सेस एंड एक्टिविटीज़ के मामले में कोई डेटा कलेक्ट करना है तो इस हवाले से जो एक आर्टिकल है वो दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स डाइजेस्ट ऑफ पाकिस्तान में शाया हुआ था, और ये देखेंगे, आप देख सकते हैं। ओपन स्काईज ट्रीटी का जो एक टॉपिक है, दिसंबर 2020 के करंट अफेयर्स डाइजेस्ट ऑफ पाकिस्तान में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ था। पेज नंबर 80 है इसका। ओपन स्काईज ट्रीटी, अगर आपने ये देखा हो, इस डाइजेस्ट के आप रीडर हो तो आपको पता होगा। तो इस से रिलेटेड अगर कोई सवाल 2021 के पेपर में आया है और आपने इस डाइजेस्ट में इसको रीड किया हुआ है तो यकीनन आपके लिए ये पेपर में सॉल्व करना बहुत आसान होगा। अगर आप चाहें तो इसको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से ख़रीद सकते हैं। तो सवाल के दो हिस्से हैं। पहला सवाल जो है वो यूएस से रिलेटेड है, व्हाट विल बी द स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिटिकल implications ऑफ द यूएस विड्रॉल फ्रॉम द ओपन स्काईज ट्रीटी, और जो दूसरा हिस्सा है वो है, हाउ इज इट इम्पैक्टिंग द आर्म्स कंट्रोल अरेंजमेंट्स बिटवीन द ग्रेट पावर्स। बहुत सारे लोग ये पूछ रहे होते हैं और परेशान होते हैं करंट अफेयर्स की तैयारी के हवाले से। तो करंट अफेयर्स की तैयारी 10 दिन, 15 दिन या एक महीने का काम नहीं है। बेशक इसके जब आप फॉर्मल तैयारी करेंगे या आप इसके जब नोट्स बनाएंगे तो वो आप उसके लिए टाइम एलोकेट करें कि इतने दिन में आपने बनाने हैं, लेकिन जो इसकी तैयारी होगी इनफॉर्मल, वो आपके एग्ज़ाम में अपीयर होने से 1-2 साल पहले से शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हर जो टॉपिक होता है उसका एक बैकग्राउंड होता है, और फिर ये कि आपने उसको कब तक फॉलो करना है। ये भी आई ऑलवेज से कि पेपर वाले दिन तक आपने करंट अफेयर्स को फॉलो करते रहना है, ताकि अगर कोई भी नई एडवांसमेंट हुई है तो उसके बारे में आपको पता हो, और अगर आपके पेपर में कोई सवाल आए उससे रिलेटेड तो आप उस नई एडवांसमेंट के बारे में भी पेपर में लिखें, ताकि एग्जामिनर को ये पता चले कि ये एक इन्फॉर्म्ड पर्सन है। जैसे FATF का टॉपिक है, तो अगर आपने उसको 2019-20 से फॉलो किया हुआ होगा तो अब आपके लिए उसकी सारी टर्म्स को, उसके बैकग्राउंड को समझना, उसकी इम्प्लीकेशंस को समझना, उससे रिलेटेड कोई सवाल आ जाता है तो वो अटेम्प्ट करना बहुत आसान होगा। इसीलिए जब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स भी बताते हैं तो हम उसमें ये बात ज़रूर कहते हैं कि अगले 2 सालों में जिन लोगों ने एग्ज़ाम में अपीयर करने का प्लान किया हुआ है वो भी इन टॉपिक्स को ज़रूर प्रिपेयर करें, वो भी इनको ज़रूर फॉलो करें। जैसे जो ये प्लेयर्स होते हैं, जैसे अभी हमने देखा ओलंपिक में गोल्ड मेडल विन किया, तो इन लोगों ने बहुत टाइम से उसके ऊपर वर्कआउट किया हुआ होता है। ये एक दिन की एफर्ट से नहीं होता या चंद दिनों की एफर्ट से नहीं होता, इसमें कई कई साल की उनकी प्रैक्टिस होती है, और वो उस प्रैक्टिस के ऊपर काम करते करते अपने स्टेमिना पे जो उनकी डेफिशिएंसीज हैं उनको ओवरकम करते करते एक वक्त लगता है उनको एक पोजीशन तक, एक जगह तक पहुंचने में, और फिर कहीं जाके दे आर ओनली एबल टू पार्टिसिपेट इन ओलंपिक्स, और जीतना उसके आगे का मरहला है। पिछले दिनों एक मुकाबला हुस्न क़िराअत हुआ था जिसमें मुख्तलिफ ममालिक से लोगों ने शिरकत की थी। मुकाबले में पाकिस्तान के एक कारी जो हैं उन्होंने वो मुकाबला जीता था,
और जब मैंने उनका इंटरव्यू देखा तो वो ये कह रहे थे कि वो किस तरीके से उन्होंने अपना सांस लंबा करने की प्रैक्टिस की, वो कितनी देर रोज़ाना एक्सरसाइज करते थे, किस तरह वो फिजिकल एक्सरसाइज करते थे, किस तरह वो सांस लंबा करने की एक्सरसाइज करते थे, फिर कितनी वो प्रैक्टिस करते थे, और अपने सांस को लंबा रखने के लिए, अपने गले की हिफाजत के लिए कि कहीं गला ख़राब ना हो जाए, उन्होंने क्या क्या चीज़ें खाना छोड़ दी, कि वो ठंडा पानी नहीं पीते थे, वो चावल नहीं खाते थे कि उससे म्यूकस प्रोड्यूस होता है और उसकी वजह से आवाज़ ख़राब होती है। तो जब भी आपने कुछ बड़ा हासिल करना होता है तो उसके लिए कुछ ना कुछ कुर्बानी भी देनी पड़ती है और लगातार मेहनत भी करनी होती है। तो करंट अफेयर्स के लिए भी आपको मुसलसल डेली बेसिस के ऊपर करंट अफेयर्स को फॉलो करना चाहिए। अखबार पढ़ें, हमारे चैनल पे करंट अफेयर्स की जो वीडियोस हैं वो देखें, वर्ल्ड अफेयर्स पूरी दुनिया में क्या हो रहा है उससे इन टच रहें। तो कहीं जाके जब आप फाइनली तैयारी के मरहले पे पहुँचेंगे कि आप अपने नोट्स बनाएं, तो उसमें आपको आसानी भी होगी क्योंकि आपका बैकग्राउंड होगा, आपको पता होगा कि आपने इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी है। हर डायमेंशन से आपने एक टॉपिक को प्रिपेयर करना होता है और आपको वो बिल्कुल एलियन भी नहीं लगेगा। करंट अफेयर्स की जो इनफॉर्मल तैयारी है वो 2 साल या मिनिमम 1 साल पहले से, जब आपने एग्ज़ाम देना है उससे पहले शुरू हो जानी चाहिए। और बहुत ही अच्छा होगा कि अगर आप अभी अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहे हैं तो उस टाइम पर भी आप करंट अफेयर्स को फॉलो करें, आप न्यूज़ को फॉलो करें, अखबार पढ़ा करें ताकि आप चीज़ों से इन टच रहें। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन नागोर्नो कराबाख एंड कश्मीर कॉन्फ्लिक्ट्स। जब हमने पिछले साल इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताए थे करंट अफेयर्स के, तो उसमें एक टॉपिक नागोर्नो कराबाख कॉन्फ्लिक्ट का भी जो बताया एक था। रीसेंट कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आर्मीनिया एंड आज़रबाईजान का कॉन्फ्लिक्ट। अगर वो लोग जो हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हैं पहले से, उनको पता होगा कि हमने इस तरह के जितने भी टॉपिक्स होते हैं उनको कवर भी किया होता है करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट में। तो नागोर्नो कराबाख और आर्मीनिया के दरमियान क्या मसला है? यूएसएसआर के अंडर था ये। तो जब यूएसएसआर ख़त्म हुआ और आज़रबाईजान अलग हुआ, आज़रबाईजान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है और नागोर्नो कराबाख के इलाके में आर्मीनियन एथनिसिटी की मेजॉरिटी है। दोनों ममालिक के दरमियान जब जंग का खात्मा हुआ 1994 में, तो उसके बाद से ये इलाका आर्मीनियाई नस्ल के लोगों के ज़ेर इंतज़ाम है। आर्मीनियंस क्रिश्चियन हैं। तो नागोर्नो कराबाख का जो इलाका था उसको अज़रबैजान में खुद मुख्तारी का दर्जा हासिल था। बाद में अज़रबैजान की पार्लियामेंट ने इस खुद मुख्तारी की हैसियत को ख़त्म कर दिया और उस इलाके को कई इलाकों में तकसीम कर दिया। बिल्कुल इसी तरह जैसे अब यहाँ पे ये पूछा गया है ना कि वो किस तरह से कश्मीर से रिजेम्बलेंस रखता है। तो कश्मीर का मसला भी जैसे वहाँ पे यूएसएसआर ख़त्म हुआ था, तो यहाँ पे जब कॉलोनियल रूल ख़त्म हुआ, बरतानवी राज का खात्मा हुआ, तो उसके बाद से शुरू हुआ। और उसके बाद जो कश्मीर के रहने वाले हैं वो मुस्लिम मेजॉरिटी है। फिर ये कि कश्मीर को भी सन 2019 तक खुद मुख्तारी का दर्जा हासिल था, जो इंडियन हेल्ड कश्मीर है, जिसको ख़त्म कर दिया गया था आर्टिकल 35A और आर्टिकल 370। तो सन 2020 में नागोर्नो कराबाख का तनाज़ा दोबारा से इसने सर उठाया, जंग शुरू हो गई और नागोर्नो कराबाख के 7 अजला और कुछ हिस्से जो आज़रबाईजान के कंट्रोल में वापस कर दिए Question गए। number 4 है, last 2 decades have seen the rise of the right as a potent challenge to the liberal democracies throughout the world. What are the causes of this rise and how can states attend to this challenge? ये भी ये पॉपुलिज्म के हवाले से बेसिकली क्वेश्चन, और ये हमने अपने एसे के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स में बताया था पॉपुलिज्म का टॉपिक। अगर आपने देखी हो वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एसे के 2021 के लिए जो हमने बताए थे, तो उसमें ये टॉपिक था। तो बेसिकली ये लिबरल डेमोक्रेसीज कौन सी हैं, जैसे कि यूएसए है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो थ्रू आउट द वर्ल्ड एक टेंडेंसी हमें नज़र आती है पिछले चंद सालों में, इंक्रीज इन या राइज इन पॉपुलिज्म की। तो जो लिबरल डेमोक्रेसीज है ना, वो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज भी कहलाती हैं और ये एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। अब अगर आप इसको इमेजिन कीजिए, सोचिए, तो लिबरल डेमोक्रेसीज जो कि वेस्टर्न डेमोक्रेसीज हैं, उनमें आपको कौन से कंट्रीज नज़र आते हैं? प्रोडोमिनेटली यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जहाँ पे जब यूनाइटेड स्टेट्स में प्रेसिडेंट ट्रंप थे, तो दिस वाज एन एग्जांपल ऑफ पॉपुलिज्म। इसी तरह से जब हम यूनाइटेड किंगडम का देखते हैं तो वहाँ पे थरीसा मे थी पहले और उसके बाद बोरिस जॉनसन आए, और फिर जो ब्रेग्जिट हुआ, ये भी एक राइट विंग के राइज की या पॉपुलिज्म के इंक्रीज होने की एक एग्जांपल है।
और फिर जैसे यूएसए में 2020 में जॉर्ज फ्लॉयड जो कि एक अफ्रीकन अमेरिकन थे, उनको मर्डर कर दिया था एक वाइट पुलिस ऑफिसर ने मिनियापोलिस में। तो वो भी यूएसए के लिए अपनी इंटेग्रिटी के लिए वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए एक चैलेंज था कि वो रेसिज्म से कैसे निपटते हैं। अगला सवाल जो है वो है, most of the major political parties have committed to the creation of the new provinces in Pakistan. Should new provinces be created or not in Pakistan? Elaborate your answer by giving reference from the new provinces debate. अब ये इसका जवाब आपने, अगर तो आप इस फेवर में हैं कि न्यू प्रोविंस क्रिएट होने चाहिए तो उसके फेवर में लिखेंगे, अगर आप नहीं हैं तो आप उसके अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स देंगे। न्यू प्रोविंसेस की डिबेट कौन कौन से प्रोविंसेस हैं, एक साउथ पंजाब, एक रेस्टोरेशन ऑफ बहावलपुर, फाटा, और फिर एक है हज़ारा प्रोविंस। तो इस क्वेश्चन के जवाब में इनके ऊपर बात होगी। अगर आप चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करें, एक वीडियो बनाएं, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। विल मेक ए सेपरेट वीडियो कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि करंट अफेयर्स के पेपर में अगर कोई सवाल आ जाए तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। उसके बाद सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, सम स्कॉलर्स टर्म अफगान पीस डील एज द यूएस विथड्रॉल डील। डू यू अग्री? Answer the question while discussing the contours of the Afghan peace process. अफगान पीस प्रोसेस भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हमने अपने इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स जब बताए थे वीडियो के अंदर एग्ज़ाम से पहले तो उसमें मेंशन किया था। Afghan peace process. Now US wants to withdraw its army from Afghanistan. आपने जब करंट अफेयर्स के पेपर की तैयारी करनी है या किसी टॉपिक को तैयार करना है तो उसको हर डायमेंशन से प्रिपेयर करना है। अब देखें, इस सवाल के अंदर सिर्फ अफ़गान पीस डील नहीं, इसमें पूछा ये गया है कि इस डील को कुछ लोग यूएस विड्रॉल डील भी कहते हैं, तो क्या ये कहना सही होगा? और उसके बाद आगे ये बात है कि आंसर द क्वेश्चन वाइल डिस्कसिंग द कॉन्टोर्स ऑफ अफगान पीस प्रोसेस। इसमें भी आपने अपने अग्रीमेंट या डिसएग्रीमेंट को एग्जांपल्स के ज़रिए सपोर्ट करना है। अफगान पीस प्रोसेस के ऊपर हमने एक वीडियो एग्ज़ाम से पहले बनाई भी थी जिसमें हमने इस सवाल को कैसे अटैम्प्ट करना है अगर इससे रिलेटेड आ जाए तो उसको डिस्कस भी किया था, अगर आपको याद हो, अगर आप हमारे चैनल को पहले से फॉलो कर रहे हैं तो। उसके अलावा पिछले साल से पर्टिकुलरली हम वक्तन फ़वक्तन, ये पिछले साल की वीडियोज़ हैं, पॉलिटिकल क्राइसिस इन अफ़गानिस्तान, 7 चैलेंजेस फॉर अफ़गान पॉलिटिकल फ्यूचर, इनको हम अपने चैनल के ऊपर वक्तन फ़वक्तन डालते हैं, कवर कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम अफ़गानिस्तान से रिलेटेड एक अलग प्लेलिस्ट बना दें तो कमेंट्स में बताएं, ताकि जो पिछली भी तमाम वीडियोज़ हैं हम उनको एक अलग से प्लेलिस्ट में कर दें। और आपको अगर बैकग्राउंड चाहिए उस टॉपिक का तो आप वो वाली वीडियोज़ देख के अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लें। प्रीवियसली जब हम अफ़गानिस्तान से रिलेटेड कोई वीडियो डालते थे, ख़ास तौर पे जब हम ये लिखते थे उसमें कि अफ़गान पीस प्रोसेस उसके टाइटल में, या फिर तालिबान का वर्ड इस्तेमाल करते थे तो उसके ऊपर यूट्यूब ऑब्जेक्शन करता था। अब रिसेंटली अभी हैव ऑब्जर्व के यूट्यूब ने इस चीज़ को, क्योंकि तालिबान शायद अफ़गानिस्तान में गवर्नमेंट में आ गए हैं एंड नाउ इट इज़ इनएविटेबल, उनके ऊपर बात होगी ही, और अब उसको उन्होंने अपने ब्लैक लिस्ट वाले टॉपिक्स में से हटा दिया है। ऑल्दो दिस वाज अ ग्रेट चैलेंज फॉर अस जब हम इस टॉपिक के ऊपर कंटेंट बनाते थे, तो अब आहिस्ता आहिस्ता करके थोड़ी सी रिलैक्सेशन आ गई है, तो अब इस टॉपिक के ऊपर वो रेस्ट्रिक्शंस नहीं है जब से तालिबान ने टेक ओवर किया है अफगानिस्तान में, या जब से यूएस विड्रॉल हुआ है। अगला सवाल है, हाउ इज़ मिलिटराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग रेवोल्यूशनाइजिंग द मिलिट्री अफेयर्स। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सोशल मीडिया एंड डेटा प्रोटेक्शन के हवाले से भी हमने अपने इंपॉर्टेंट एसए की जो टॉपिक्स थे उनमें बताया था। बेसिकली जो करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स और एसए के टॉपिक्स होते हैं ये सारे ओवरलैप कर रहे होते हैं और ये सारे इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं हर पेपर के लिए। पाकिस्तान अफेयर्स के पेपर में मोस्ट ऑफ द टाइम्स पाकिस्तान से रिलेटेड चीज़ें ही पूछी जाती हैं, लेकिन जो करंट अफेयर्स और एसए का पेपर है उसमें पाकिस्तान से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं और उसमें इंटरनेशनल अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हमने एक अलग ही डायमेंशन से देखा आफ्टर द इमर्जेंस ऑफ कोरोना वायरस, जब कंट्रीज़ ने अपने सिटीजन्स का डेटा कलेक्ट करना शुरू किया और उसके ज़रिए मॉनिटर करना शुरू किया। तो इस सवाल में ये पूछा गया है कि मिलिटराइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मिलिट्री अफेयर्स के ऊपर क्या इफ़ेक्ट होगा। 2019 में यूएन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी
जिसका नाम था द मिलिट्राइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और उसके अंदर पोटेंशियल रिस्क्स क्या हैं मिलिट्री एप्लीकेशंस ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और गवर्नेंस क्या होगी जो एप्लीकेशंस होंगी उनकी एआई के हवाले से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का न्यूक्लियर वेपन्स और स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी किस तरह से इफ़ेक्ट होगी, एआई, आर्म्स रेसिंग एंड आर्म्स कंट्रोल, लीगल गवर्नेंस और एथिक्स, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया गया था उस रिपोर्ट में। वी विल ट्राई टू मेंशन इट्स लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, अगर आप चाहें तो उस रिपोर्ट में से इस को समझ सकते हैं और उसको तैयार, इस टॉपिक को तैयार भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिलीनिएट द वेज इन विच कोविड-19 हैज़ अफेक्टेड द कंटूर्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड ऑर्डर को कोरोना वायरस ने किस तरह से इफ़ेक्ट किया है। बहुत सारी स्टेट्स की वीकनेसेस सामने आई जिनको हम बहुत सुपर पावर्स कहते थे, उनके हेल्थ सिस्टम्स क्रैश हो गए, डिटीरियोरेशन ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस सिस्टम, सप्लाई चेन्स किस तरह से इफेक्ट हुई, स्टेट आइसोलेशनिज्म, यूएस चाइना पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिवाइड हमारे सामने आया, फिर मल्टीपोलर वर्ल्ड, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और फिर प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट्स किस तरह से हुई। एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड आप वो ज़रूर पढ़ें, युवाल नोआ हरीरी का एक आर्टिकल लास्ट ईयर पब्लिश हुआ था 2020 में, प्रॉबेबली मार्च में। तो आप जो है ना उस आर्टिकल को ज़रूर रीड कर लें, उससे आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि किस तरह से प्राइवेसी इन्फ्रिंजमेंट्स होती हैं और डेमोक्रेसीज़ किस तरह से इफ़ेक्ट हो रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या जो डेटा है उसके इस्तेमाल से। वो आपको बहुत हेल्प करेगा बहुत सारी चीज़ों को समझने में। हम अपने चैनल के ऊपर इस टॉपिक को करंट अफेयर्स के प्लेलिस्ट में कवर करते रहे हैं, जैसे कि कोरोना वायरस एंड एनवायरनमेंट के हवाले से सवाल है, फिर उसके बाद पोस्ट पेंडेमिक वर्ल्ड ऑर्डर एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स ये, फिर कोरोना वायरस एंड इकोनॉमी आफ्टर पेंडेमिक ये, और हु विल डोमिनेट द वर्ल्ड, फिर ग्लोबल हंगर कुड बी डबल्ड, ये सारे हमारे करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट के अंदर कवर हुए हुए हैं टॉपिक्स। ऑयल प्राइसेस गो नेगेटिव। तो करंट अफेयर्स शुड बी फॉलोड थ्रू आउट द ईयर और थॉरोली। आप अखबार ही चाहे पढ़ लें लेकिन करंट अफेयर्स को ज़रूर डेली फॉलो करें। इंपॉर्टेंट ऐसे टॉपिक्स में हमने कि सारी डायमेंशंस बताई थी कोरोना वायरस से रिलेटेड। तो कोरोना वायरस एंड वर्ल्ड ऑर्डर का जवाब, इस सवाल का जवाब आप इस तरीके से लिख सकते हैं। इन सवालों से रिलेटेड जो मटेरियल आपको नोट्स बनाने के लिए चाहिए वो हम कोशिश करेंगे कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उनके लिंक्स मिल जाएं। एक ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के हवाले से ये डायग्राम है जिसमें एट दिस हार्ट ऑफ एवरीथिंग जो है वो पीपल है, और वो सारी चीज़ें किससे इफ़ेक्ट हो रही हैं, डिजिटल 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 यानी कि डेटा से, चाहे वो ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम हो, चाहे वो पेंडेमिक हो या प्लानट। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अभी तक आप देखें इतना अर्सा हो गया, इतनी मेहनत से हम कंटेंट बनाते हैं और अभी तक सिर्फ 16,000 सब्सक्राइबर्स हैं। प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और कुछ सपोर्ट शो करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।